मध्य प्रदेश की स्थापना के 65 साल बाद और अलीराजपुर को जिला बनने के 13 साल बाद देश के नीति आयोग ने आदिवासी बहुल अलीराजपुर और झाबुआ को एक तमगा दिया है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला घोषित किया गया है और झाबुआ दूसरे नंबर का गरीब जिला घोषित किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भारत सरकार का नीति आयोग, जिसे पहले हम योजना आयोग कहते थे, वो कह रहा है। अब सवाल ये है कि क्या नीति आयोग ये आंकड़े जारी करेगा कि इन जिलों में ट्राइबल सब प्लान में और अलग से कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है, और इतनी राशि खर्च करने के बाद भी अगर ये दोनों जिले बेहद गरीब हैं तो फिर जिम्मेदार कौन है। सवाल ये है कि सर्वे होते हैं, आंकड़े जारी होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। ये जिम्मेदारी तय कौन करेगा और कैसे करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। अपने रिपोर्ट में भारत सरकार के नीति आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं। नीति आयोग के आंकड़ों की माने तो अलीराजपुर में 92% 92% आबादी आदिवासी है, तो झाबुआ में ये आबादी 88% है। 71.3232% बेहद गरीब हैं अलीराजपुर जिले में आदिवासी आबादी के अकॉर्डिंग, और झाबुआ में यह आंकड़ा 88% के आसपास बताया जा रहा है। बड़वानी में यह आंकड़ा 60% से ऊपर है। तो सवाल ये है कि नीति आयोग के जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आखिर कब जाकर इन इलाकों को तमगों से मुक्त करेंगे, क्योंकि देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं। देश अमृत महोत्सव मना रहा है, तो अमृत महोत्सव में हम सिर्फ क्या फील गुड करेंगे, या इन हालातों पे भी हमें अपने आंसू बहाना चाहिए, या हमें सोचना चाहिए कि देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी क्यों आखिर गरीब है, गरीब होने का मायने क्या है, मतलब क्या है। ये तस्वीरें आप देखिए। पहली बात करते हैं हम रोजगार की। ये स्थितियां हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद, मध्य प्रदेश के गठन के 65 साल बाद, अलीराजपुर बनने के 13 साल बाद ये तस्वीरें हैं कि यहाँ का आदिवासी काम की तलाश में अपना पेट भरने के लिए गुजरात और राजस्थान की ओर पलायन करता है। हर दिन 200 से ज़्यादा बसें ओवरलोड मजदूरों को भरकर तंत्र को, व्यवस्था को, शासन को मुंह चिढ़ाते हुए गुजरती हैं। सिस्टम आंख मूंद लेता है। वो आंखें क्यों मूंद ली जाती हैं आप भी समझते हैं, लेकिन ये जो मुंह चिढ़ा के बसें गुजर रही हैं, ये चीख चीख कर कहती हैं कि ये नाकामी है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, ये नाकामी है अभी तक रहे यहाँ के सांसदों की, यहाँ के विधायकों की, यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की, जिला पंचायत से जुड़े, जनपद से जुड़े जनप्रतिनिधियों की। ये नाकामी है उन कलेक्टरों की जो अभी तक यहाँ पर रह के गए हैं। आपने क्या किया, किस लिए आपको चुना जाता है, किस लिए आपको पदस्थ किया जाता है कि आप यहाँ के आदिवासियों की गरीबी दूर करें, उनको यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराएं। रोजगार की ये हालत है कि मनरेगा कागजों पर है, जमीन पर जेसीबी है। इस कड़वी सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। कागज पर और जांचों के नाम पर भले अफसर इसको नकार लें, लेकिन सच्चाई यही है। दूसरी हम बात करेंगे सेहत की। सेहत की हालत ये है कि आईएसओ सर्टिफाइड जिला अस्पतालों से रेफर किए जा रहे हैं आदिवासी, गुजरात भेजे जा रहे हैं। वहां जाकर उनके आयुष्मान कार्ड को नकारा जाता है। कर्ज लेकर वो अपना इलाज करा रहे हैं, ऑपरेशंस करा रहे हैं, और सिस्टम यहाँ पर बेबसी के आंसू बहा रहा है। कहता है सिस्टम कि यहाँ पर बेहोश करने वाला सर्जन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है। तो फिर आप यहाँ किस लिए हैं, सरकार यहाँ किस लिए है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के दावे किस लिए हैं, आप आनंद मंत्रालय क्यों बनाते हैं। अगर ये हालात हैं आदिवासियों के, तो आपको आनंद मंत्रालय बनाते समय सोचना चाहिए कि सरकार एक तरीके से आदिवासियों पर तंज कर रही है आनंद मंत्रालय बनाकर। बात अब लगे हाथों शिक्षा की भी हो जानी चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया कि रोजगार के लिए हमें पलायन करना है, यानी आदिवासियों को पलायन करना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इलाके से पलायन करना है, तो अच्छी शिक्षा के लिए भी पलायन करना है। अलीराजपुर जिले में 500 से ज़्यादा स्कूल शिक्षक विहीन हैं, ताले पड़े हुए हैं।
300 से ज्यादा स्कूल एकल शिक्षकी है यहाँ पर, जहाँ पर एक शिक्षक है। ये सरकार खुद शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर रही है, आपराधिक उल्लंघन कर रही है। आप सामान्य जिलों में जाएंगे, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, आपको कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं मिलेगा। लेकिन आदिवासी बहुल अलीराजपुर और झाबुआ में शिक्षक विहीन स्कूलें हैं। तो क्या सरकार खुद ये चाहती है कि आदिवासी अनपढ़ रहें, वो हमेशा अनपढ़ रहें ताकि आगे न बढ़ पाए? या सरकार नहीं तो उनके समाज के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उनके वोटों से, क्या वो ये चाहते हैं कि उनका समुदाय हमेशा पीछे रहे, अनपढ़ रहे, शिक्षा की रोशनी उन तक न पहुंचे? अगर ऐसा नहीं है तो वो कितनी बार शिक्षा के लिए धरने पर बैठे, कितनी बार जिला बंद किया गया, कितनी बार उन्होंने विधानसभा में धरना दिया, कितनी बार संसद में मामले को उठाया? एक बार भी नहीं। तो क्यों न माना जाए कि जनप्रतिनिधि खुद ये चाहते हैं कि अलीराजपुर जैसे जिलों में शिक्षा के मामले में आदिवासी हमेशा पिछड़ा रहे? क्यों न माना जाए? क्योंकि उन्होंने अभी तक क्या किया है ये विजन खुल के सामने रखेंगे? कभी नहीं। तो सवाल यह है कि वो किस लिए चुने जाते हैं? विधानमंडलों में, विधानसभाओं में, संसद में क्यों उनको भेजा जाता है? क्यों वो आदिवासियों की आवाज नहीं बनते? क्यों वो सड़कों पर नहीं उतरते? उच्च शिक्षा के लिए भी यहाँ के आदिवासियों को पलायन करना है। तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। अलीराजपुर, झाबुआ में कोई एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। यहाँ के आदिवासी बच्चों को अगर ये उच्च शिक्षा लेनी है तो बाहर जाना पड़ता है। कर्ज लेकर माँ बाप भेजते हैं, जमीनें गिरवी रखकर भेजते हैं, और उसके बाद अगर वो पढ़ लिख भी गए तो नौकरियां नहीं हैं आदिवासी युवाओं के लिए। तो आदिवासी युवा कहाँ जाएगा? पिता कर्ज में डूबा है, जमीन गिरवी रखी है और युवा बेरोजगार है। ऐसे हालातों में नीति आयोग की अगर ऐसी रिपोर्टें नहीं आएंगी तो कैसी आएंगी? कैसी रिपोर्टों की आप और हम उम्मीद कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मसले पर हम अगर चाहते तो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से भी सवाल करते, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों की है। अगर 50 साल कांग्रेस ने शासन किया है तो 20 से 23 साल बीजेपी ने भी शासन किया है। दोनों दलों में होड़ रही है आदिवासियों का वोट हथियाने की, लेकिन होड़ इस बात की कब करेंगे ये राजनीतिक दल कि आदिवासियों की गरीबी दूर की जाए, उनकी शिक्षा बेहतर की जाए, स्वास्थ्य बेहतर किया जाए, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जाए। इसकी होड़ कब शुरू होगी? कब शुरू होगी ये बताने को भी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि फिलहाल सब वोटों पर निगाह रखे हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा, क्रांतिकारी रॉबिन हुड, टंटिया मामा भील, ये जो ऐतिहासिक नायक हैं, इनके सहारे सियासत कोई भी कर सकता है। लेकिन इन्हीं भगवान बिरसा मुंडा, टंटिया मामा भील जिस समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से, उनकी बेहतरी के लिए कब क्या किया जाएगा ये कोई बताने को तैयार नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्टें हर साल दर साल आती रहेंगी, लेकिन अगर विजन राजनीतिक दलों ने नहीं दिखाया, जनप्रतिनिधियों ने नहीं दिखाया और तंत्र सिर्फ रस्मदायगी करने में लगा रहा, तो ऐसी रिपोर्टें जो 2021 में आई हैं वो 2050 तक जारी रहेंगी और इलाके का कुछ नहीं होगा, आदिवासियों की गरीबी दूर नहीं होगी। ज़रूरत है एक विजन की, और ज़रूरत इस बात की भी है कि अब पढ़ा लिखा आदिवासी अपनी आवाज़ उठाए, सियासत से दूर होकर समाज के हित में काम करे और अपनी आवाज़ इतनी बुलंद करें कि सरकार बेबस और लाचार हो जाए आपके समग्र विकास के लिए। मैंने जो भी कुछ बोला वो इस रिपोर्ट से दुखी होकर, पीड़ित होकर, क्योंकि 21 साल से जर्नलिज्म में यहाँ कर रहा हूँ और इन हालातों को ज़मीन पर देख रहा हूँ। आपकी राय भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बदलाव कैसे आ सकता है वो भी बताइए।